नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग जानने वाले हैं गोचर से किस प्रकार से जानते हैं कि कोई ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। गोचर देखते किस प्रकार से हैं और कौन से ग्रह, अगर हम सभी ग्रहों को देख लें तो गोचर में कौन सा ग्रह हमारे जीवन में, अगर जन्मकालीन जो हमारा D1 चार्ट है अगर वहाँ पर मजबूत है तो गोचर में सबसे अधिक समय तक हमें शुभ फल देता है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग चर्चाएं हो सकती हैं। इसमें हमने पहले विषय को अभी चुना है, साधारणतः गोचर का विचार किस प्रकार से करना है और किन किन भावों में अगर हम जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर के ग्रह देखेंगे तो उनको शुभ माना जाएगा। हालांकि इसके बारे में जितना डीप स्टडी चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है तो आपको कोशिश करेंगे बड़े ही सामान्य ढंग से समझाने का, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि इसमें कौन कौन से अशुभ भाव भी होते हैं, उनको अभी हमने छोड़ा है। फिलहाल हमने शुभ भाव ही लिए हैं। और ये कैसे जान लें कि भाई हमारे ग्रह, हमारी कुंडली में भाई जैसे 3 ग्रह ये बहुत बली हैं, तो गोचर में उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा या उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। गोचर का अर्थ असल में देखिए, जन्मकालीन जो हमारे शुभ योग हैं उन योगों को डिलीवर करेगा जब आपका शुभ समय दशा में आएगा। लेकिन जब वो तैयार तो हो चुका, आपका जो योगों का शुभ फल उसका पैकेट तो तैयार हो गया है और वो दशा में आपको डिलीवर भी करना है। लेकिन उस दशा में जब भी एक शुभ गोचर मिलेगा तभी भी वो आपको डिस्पैच होगा या आपको डिलीवर होगा। किसी कारणवश कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उस दशा में उसको गोचर शुभ नहीं मिला, तो वो योग हमारे जीवन में आते हैं लेकिन वो शुरुआत कड़वाहट से शुरुआत करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। या अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोई अतिशोक्ति और अनलोक्ति अलंकार नहीं लगाने वाला हूँ, साधारण समझाने वाला हूँ। योग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी के जीवन में कोई चाहे कुछ भी कहे, कहता जी तेरे जीवन में अच्छा दशाएं नहीं मिलेंगी, तेरे को अच्छा गोचर नहीं मिला, लेकिन अगर उसकी कुंडली में अच्छे योग हैं, वो कहीं भी रहे, हर दिन हर पल वो प्रसन्न रहेगा। अब पता लगा आपकी कुंडली में 5-5, 6-6 राजयोग हैं, कह रहा जी सबसे फेवरेबल प्लैनेट की दशा नहीं मिली। कोई बात नहीं, नहीं मिली तो क्या हुआ, वो रहेगा उसी प्रकार से शाही, उसका पूरा सम्मान उसको मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगर तुलना करें सबसे महत्वपूर्ण क्या, अरे भैया जब कुछ जीवन में है ही नहीं तो डिलीवर क्या होगा? तो जो डिलीवर हो रहा है, जो शुभ परिणाम, वो तो शुभ योगों का ही परिणाम है। तो इसलिए याद रखना है, कुंडली के योग ही सबसे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, इसमें कोई एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि भाई जीवन में कोई कुंडली बहुत मजबूत नहीं थी लेकिन उसको सही समय पर सही दशा का ऑर्डर मिल गया, तो उसने एक औसत जीवन जीने में वो कामयाब हो गया। तो एक्सेप्शनल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए अब उसको अब 28 साल की उम्र हो गई, अब उसको बहुत अच्छी विवाह की आवश्यकता है या जॉब की आवश्यकता है, उसी समय उसकी जो सबसे फेवरेबल महादशा है, जो प्लैनेट उसकी कुंडली का सबसे बली है, वो शुरू हो गई, उसको निरंतर वो सारे काम मिलना शुरू हो गए। या किसी की कुंडली में राजयोग तो हैं लेकिन पता लगा जब 28 वर्ष की उसकी आयु थी उस समय उसकी कुंडली का वो प्लैनेट दशा लेकर आया जो सबसे खराब था। लेकिन ये बात तय है, वो संघर्ष भी करेगा तो उसमें भी एक प्रकार का एक रॉयल्टी होगी, एक राजसी थाट बाट होगा। कुंडली में जितने ज़्यादा राजयोग होते हैं उतना ही कुंडली बली मानी जाती है, व्यक्तित्व बली माना जाता है। कहीं भी रहेगा, अगर वो बेरोजगार भी रहेगा तो रोजगार वालों पर भारी पड़ता है। तो राजयोग का ये कमाल है। क्लियर हो गया? यानी एटलीस्ट पहले अगर कुछ अच्छा मिले उसके लिए धरातल तो तैयार हो। यानी राजयोग सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद दशा और गोचर का विचार हम करते हैं।
अब गोचर किस प्रकार से देखा जाता है, हमने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है, याद रखिएगा गोचर कभी भी देखना हो तो चंद्र कुंडली ही आधार बनेगा। लगाने को तो आप लग्न कुंडली में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे एंशिएंट बुक्स में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो गोचर देखने का या दशाएं निकालने का वो चंद्रमा से है। ठीक है, वैसे ये जो D1 चार्ट था, यानी ये जो उसका जन्मकालीन लग्न कुंडली थी, वो इसकी मेष लग्न की कुंडली थी, लेकिन चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए थे, इसलिए हमने इसको रीअरेंज करके कर्क में चंद्रमा बिठाकर चंद्र कुंडली बना ली। क्लियर हो गया? आप भी अपनी कुंडली इस प्रकार से चंद्र कुंडली निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका जन्मकालीन चंद्रमा धनु में है, तो धनु को लग्न मानकर इस प्रकार से चार्ट बना लीजिए। मान लीजिए आपका चंद्रमा मीन राशि में, तो मीन को लग्न मानकर चंद्र कुंडली बना लीजिए। क्लियर हो गया? और इसमें हालांकि ग्रहों का विचार, जन्मकालीन कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं उसका विचार भी किया जाता है, बट फिलहाल अभी हमने उसको नहीं लिखा है, ताकि आप ज़्यादा ग्रहों के आने से कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं आपके मन में कोई अलग से एक प्रश्न ना खड़ा हो जाए, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया, एकदम क्लीन चार्ट रखा है, चंद्रमा को रखा है। अब ये चंद्रमा तो हमारा जन्मकालीन चंद्रमा है, और ये चंद्रमा जो हमने यहाँ लिखा है 6 नंबर, यानी जो कन्या राशि में है, जो जन्मकालीन चंद्रमा से अगर गिने तो 1 2 3 तृतीय भाव में पड़ रहा है, ये गोचर का चंद्रमा है। यानी आपने आज की कुंडली बनाई, जब कभी भी आपको गोचर निकालना है उस दिन की कुंडली बना लीजिए। क्लियर हो गया? मोबाइल में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनके जरिए भी बना सकते हैं। अगर आपको मैनुअली बनाना आता है तो उसमें समय अधिक लगेगा, लेकिन बना सकते हैं। तो अपने चंद्र से, यानी जन्मकालीन चंद्रमा से देखिए गोचर का चंद्रमा कहाँ है। हमने एग्जाम्पल चार्ट में इसको तृतीय भाव में बिठाया है। तो कहते हैं कि अगर जन्मकालीन चंद्रमा से इन भावों में चंद्रमा होगा तो शुभ परिणाम मिलेंगे। यानी हमने आज चंद्रमा देखा है यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि आज के अनुसार उसको शुभ फल मिलेंगे। जनरली कोई ना कोई यात्राओं से लाभ हो सकता है, और उसका जो पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। ये सारे विषयों में गोचर की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम जो साधारणतः फल करते हैं किसी चार्ट में, अलग अलग प्लैनेट का किसी भाव में, वो फल गोचर में नहीं किया जाता, अलग ढंग से किया जाता है। तो तृतीय भाव में जब गोचर का चंद्रमा आएगा तो उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार से आपके जन्मकालीन चंद्रमा से, मान लीजिए हम शनि को बिठाना चाहते हैं, तो हमने शनि को देखा, तो जन्मकालीन चंद्रमा ये रहा, शनि बैठे हुए हैं। मान लीजिए शनि चल रहे हैं धनु में, हालांकि आजकल गोचर में जो चल रहे हैं वो तो मकर में चल रहे हैं, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर गोचर में आपका जन्मकालीन चंद्रमा है, उस समय आपने एक कुंडली बनाई, एक चार्ट बनाया और आपने शनि को देखा, तो शनि हमें मिले धनु में, तो आपके जन्मकालीन चंद्रमा से शनि अगर गिने 1 2 3 4 5 6, गोचर में छठे भाव में चल रहे हैं, और जब छठे भाव में चलेंगे तो 3 6 11वें भाव में शुभ गोचर परिणाम देगा शनि। क्लियर हो गया? अब इसमें एक चीज का और विचार करना है। जैसे मान लीजिए शनि छठे में गोचर में शुभ माने जाते हैं, यहीं पर ही अगर शनि गोचर में कहीं उच्च का हो रहा है, तो दोनों शनि अगर तुलना करें कि भाई गोचर का शनि जन्मकालीन चंद्रमा से छठे भाव में पड़ रहा है धनु में, गोचर का शनि जन्मकालीन चंद्रमा से छठे भाव में पड़ रहा है लेकिन तुला राशि में। भाई मान लीजिए अगर हम आपका जन्मकालीन चंद्रमा बदल देते हैं और यहां पर शनि तुला राशि में, जो उच्च की राशि मानी जाती है, तो दोनों गोचर अगर तुलना करें तो तुला राशि में जब शनि छठे में गोचर करेगा ज्यादा सुखद परिणाम होंगे, कंपैरेटिव दृष्टि होनी चाहिए। इसी प्रकार से नेगेटिव का भी निर्धारण कर सकते हैं आप
कि अगर कोई शनि इन भावों में नहीं आ रहा है, 3, 6, 11 भावों में गोचर का शनि नहीं आ रहा है, तो वो सामान्यतः ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन उन ज़्यादा अच्छे को, माने जो ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्या सबको एक ही कैटेगरी में रखें? नहीं। तो फिर हमें किस चीज़ का विचार करना है? फिर हमें इस बात का विचार करना है कि क्या वो अशुभ गोचर में अपने फेवरेबल प्लेस में तो नहीं बैठा है। अगर वो अशुभ गोचर में फेवरेबल प्लेस में बैठा है तो एज कंपेयर टू दूसरा जो जन्मकालीन चंद्रमा है, जहां वो गोचर में भी अशुभ है और वो फेवरेबल प्लेस में नहीं बैठा है, जिसको हम कहते हैं कि भाई चंद्रमा शनि का कोई मित्र है, उच्च की राशि है, वहां भी नहीं बैठा है, तो और ज्यादा बुरे परिणाम देगा। यानी वो दुश्मनी में भी एक शराफत रखेगा, क्योंकि उसको ठीक है गोचर में अशुभ मिला है, लेकिन उसको अशुभ भाव में अपने मित्र का अगर भाव मिल गया गोचर में, तो वहां दुश्मनी में भी एक शराफत रखे। मतलब आप कुछ कुछ ऐसा जाने कि जब कभी इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव मिलते हैं, तो जैसे तात्कालिक में नहीं हम निकालते हैं कि वैसे वो मित्र था लेकिन तात्कालिक में वो एक शत्रु बन गया है, लेकिन तात्कालिक में शत्रु होने के बावजूद भी, क्योंकि अगर वो नेचुरल फ्रेंड है यानी वो नैसर्गिक मित्र है, तो वो एक दुश्मनी में भी शराफत रखता है। और आपको पता है पंचधा में वो ओवरऑल बैलेंस रहता है, यानी समदृष्टि रहती है। तो वैसे ही गोचर का विचार भी आपको करना है। खाली ये कह देना भर से काम नहीं चलेगा कि भाई तेरा चंद्रमा शुभ है और हमने किसी और से निकाला, तेरा भी चंद्रमा शुभ है, तृतीय में निकल रहा है, तो आपको तुलना कैसे करेंगे? आप तुलना उसी दृष्टि से होगी कि जब जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा तृतीय तो है, लेकिन एक का गोचर में जो चंद्रमा है वो नीच राशि में आ रहा है और एक का गोचर का चंद्रमा उच्च राशि में आ रहा है, तो आप दोनों के समान फल नहीं कहेंगे, उनमें विभेद होगा, उनमें भिन्नता होगी। तो ये तो था गोचर में भी अशुभ में भी ज्यादा अशुभ और शुभ में भी ज्यादा शुभ। कैसे निकालते हैं? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये नंबर हमने सामने लिखे हुए हैं, यानी सूर्य अगर जन्मकालीन चंद्रमा से या चंद्र लग्न से 3, 6, 10, 11 भावों में गोचर कर रहे हैं, शुभ परिणाम देंगे। 3 यानी चंद्रमा यहां से गिनते हैं 1, 2, 3, यहां पर सूर्य आ जाए, यहां से गिनते हैं, छठे में सूर्य आ जाए, 10वें में सूर्य आ जाए, 11वें में जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य गोचर कर रहा है, शुभ परिणाम देगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा, ये जो ग्रीन कलर से हमने मार्क किया हुआ है, अगर वो 1, 3, 6, 7, 10, 11वें भाव में आ रहा है तो गोचर में शुभ फल देने वाला होगा। इसी प्रकार देखने सभी चंद्रमा से हैं, चंद्रमा को भी चंद्रमा से देखना है, सूर्य को भी चंद्रमा यानी जन्मकालीन चंद्रमा से। इसी प्रकार मंगल 3, 6, 11वें भाव में शुभ गोचर फल देता है। क्लियर हो गया? 11वां भाव जनरली आपको पता है सांसारिक प्राप्तियों के लिए शुभ माना जाता है। कई दृष्टियों में उसको अशुभ रखा गया है, लेकिन जो भी हमारी सांसारिक प्राप्तियां हैं उसके लिए उसको सदैव अच्छे फल देने वाला माना जाता है। कहते हैं अशुभ ग्रह भी 11वें भाव में प्राप्तियों की दृष्टि से शुभ माना जाता है। हो सकता है रिलेशनशिप के कारण बॉडी के किसी पार्ट में कोई डैमेज कर दे, लेकिन जो मटेरियल गेन, धन संपदा, इनकम, उसके हिसाब से 11वां भाव सदैव शुभ माना जाता है। क्लियर हो गया? शुभ गोचर, बुध के गोचर में ज्यादा शुभ नंबर आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11वें भाव शुभ होंगे। यानी जन्मकालीन चंद्रमा से बुध अगर दूसरे भाव में आ जाए, चौथे में आ जाए, छठे में आ जाए, 8वें में आ जाए, 10वें में और 11, और उसी प्रकार से कुछ कुछ सिग्निफिकेंस आपको डालने हैं भाई। जैसे बुध अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा से द्वितीय में आ रहा है
तो बढ़िया आपको जो आपका जो बोलने की सिद्धि है वो प्रखर सामने आएगी खुलकर। उन दोनों में आपको बढ़िया बोलने का मौका मिलेगा। कोई ज्योतिषविद है तो बहुत अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन जाएगी। इस प्रकार का कोई भी फिलॉसफिकल ज्ञान डिलीवर करने वाला व्यक्ति है, बहुत बढ़िया उसका कार्य जाएगा अगर गोचर में बुध जन्मकालीन चंद्रमा से द्वितीय चल रहे हैं। बढ़िया खाने पीने के लिए मिलेगा उसको, घर में बढ़िया फंक्शन हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में चला गया है तो अपने मकान में बढ़िया कोई रेनोवेशन का काम होगा और माँ को सुख देने वाला होगा। ये सारी चीज़ें जीवन में सुख बढ़ाने वाला होगा। गोचर का बुध जन्मकालीन चंद्रमा से छठे में आ गया है तो प्रतियोगिताओं में जीत, जो भी बौद्धिक प्रतियोगिताओं में आप कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीत मिलेगी। छठे में आ गया है तो आपका मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण और इस प्रकार का पॉजिटिव अकल्ट के प्रति बड़ा अच्छा रुझान लगाएगा। अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। दशम में आ गया है तो कार्य क्षेत्र को बलि कर देगा। क्लियर होगा? एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 11वें भाव में आ गया है अगर गोचर का बुध जन्मकालीन चंद्रमा से, तो आपको जीवन में प्राप्तियां, इनकम सोर्सेज बढ़ाने वाला, उन दिनों पर ज़्यादा आय हो जाएगी अचानक से। इसी प्रकार से बृहस्पति 2, 5, 7, 9, 11वें भाव में गोचर में शुभ परिणाम देने वाला होता है। भाई जैसे किसी की दशा चल रही है, फेवरेबल दशा विवाह के लिए, और गोचर में भी हमने देखा बृहस्पति 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं जन्मकालीन चंद्रमा से, तो कह सकते हैं भाई ये एकदम अनुकूल समय चल रहा है अभी वैवाहिक सुख को दिलाने वाला। इसी प्रकार से शुक्र अगर गोचर में 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 भाव में चल रहे हैं तो शुभ। क्लियर हो गया? और शुक्र अगर किसी के जन्मकालीन चंद्रमा से द्वितीय में चल रहे हैं, चौथे चल रहे हैं, प्रथम में चल रहे हैं, अष्टम में चल रहे हैं, 12वें में चल रहे हैं और उसको फेवरेबल दशा भी मिली हुई है शुक्र की, बृहस्पति की, तो फिर उसको मैथुन सुख, वैवाहिक सुख, ये सब मिलने का पूरा, यानी इन दिनों पर अगर गोचर में जब चल रहे हैं शुक्र इन हाउसेज में, तो विवाह होगा, अच्छा होगा। क्योंकि दूसरा भाव क्या बताता है? कौटुंबिक इस प्रकार के अच्छे गैदरिंग होगी, फंक्शन होगा, घर परिवार बढ़ेगा। क्लियर हो गया? चतुर्थ हमारा भवन बताता है, सुख बताता है। 5वें में कहीं ना कहीं रोमांस भी देखा जाता है और संतान के साथ भी जोड़कर देखते हैं। 8वें में हमारा जो जिसको आप मांगल्य भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का प्लेजर भी देखा जाता है। और 12वें भाव से जो शय्या सुख है, शयन सुख है, और जीवन में जो चीज़ों को समझने के लिए जो हम ज़्यादा खर्च करते हैं या जीवन में जो लग्जरी के लिए जो हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, 12वें भाव में जब गोचर का शुक्र चल रहा हो तो वो वाला ड्यूरेशन बढ़ जाता है। आदमी ज़्यादा पैसा लगाता है, खर्च करता है, नए नए गैजेट्स खरीदता है। शनि जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6, 11वें भाव में चल रहे हैं तो गोचर में शुभ परिणाम देंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर इन भावों में उसको अपनी फेवरेबल राशि का सपोर्ट नहीं मिल जाए तो सोने में सुहागा। नहीं भी मिलता है तभी भी गोचर में इन भावों में शुभ परिणाम देगा ही, क्योंकि अभी हम गोचर की बात कर रहे हैं, राहु और केतु। तो फल दीपिका में तो गोचर का बहुत ही कम शब्दों में वर्णन मिलता है, बहुत ज़्यादा विस्तार में वर्णन नहीं मिलता है। और राहु केतु के बारे में तो सभी ज्योतिषविद ज़्यादा कहने से बचते हैं। अगर एक दृष्टि ये देखें तो ये 3, 6, 10, 11वें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से अगर गोचर कर रहे हैं तो प्रायः शुभ परिणाम देते हैं। जैसे सूर्य के नंबर है 3, 6, 10, 11। लेकिन कई ज्योतिषविद इसमें एक विचार और भी रखते हैं कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के
स्वामी के अनुसार गोचर में शुभ अथवा अशुभ फल देगा। जैसे मान लीजिए किसी का जन्मकालीन राहु जो है मेष राशि में बैठा हुआ है, तो मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो राहु का विचार करना है अगर हमें, तो मंगल के भावों के अनुसार 3, 6, 11वें भाव में जब राहु यानी जन्मकालीन चंद्रमा से अगर राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में होगा तो अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर राहु उच्च का होकर वृषभ राशि में बैठ जाता है, वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र के गोचर के अनुसार इन भावों में शुभ परिणाम देता है। तो ये दोनों दृष्टियां अपने मस्तिष्क में रखनी है। लेकिन सामान्यतः ये बात ही ज़्यादा सही रहती है कि इन जनरल, क्योंकि इनको कोई हाउस तो मिला नहीं है, 3, 6, 10, 11वें भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं नेचर से, क्योंकि वो एग्रेसिव प्लैनेट है, अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो 3, 6, 10, 11 भावों में प्रायः इनके शुभ फल मिलते हैं। तो गोचर तो हमारे मस्तिष्क में समझ में आ गया होगा। अब हमें विचार करना है, अगर हमें तुलना करनी हो सभी ग्रहों के गोचर और दशा की, कौन हमें कलिकाल इस समय के अनुसार कौन ज़्यादा प्राप्तियां दे पा रहा है किसी भी कुंडली में। देखिए, अभी मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा जो बायस्ड हो। अभी हम एक खुले मन से विचार करना चाह रहे हैं, भाई आज की दृष्टि से गोचर में भी और दशा में भी किस प्लैनेट के बली होने पर जीवन में ज्यादा सुख सुविधाओं का व्यक्ति उपभोग करता है। तो देखो, आपने देख ही लिया, शुक्र को सबसे ज्यादा भावों में गोचर में शुभता मिली हुई है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली है और निश्चित समय पर उसकी दशा भी मिल गई, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी महादशा विंशोत्तरी दशा में किसका माना जाता है? शुक्र की। 20 वर्ष का होता है। शुक्र आपका फेवरेबल हो गया है, बहुत बली हो गया है, तो एक तो आपको ड्यूरेशन मिल गया 20 वर्ष का। फिर गोचर में भी इन भावों में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाई दोनों की अगर तुलना करें, एक व्यक्ति जिसका शुक्र ज्यादा बली नहीं है कुंडली का, गोचर में आएगा तो शुभ परिणाम देने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन जब योग होगा तभी तो कुछ देगा आपको। तो अगर आप तुलनात्मक दृष्टि रखें, शुक्र का नुकसान बहुत भारी नुकसान हो सकता है, हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन बोलते हैं ना, कई बार अनबायस्ड बोलने के भी नुकसान हो जाते हैं। मैंने अभी इस वाक्य में कुछ भी लीपापोती नहीं करी है, एकदम फैक्ट आपको बताया। कलिकाल में जहां सभी लोग अपने घर में एक लग्जरी, कंफर्ट, नए नए आविष्कार, गैजेट्स और अपने प्रियतमा से मिलने वाले सुख, मैथुन सुख को बढ़ाना चाहते हैं, तो शुक्र की उपासक ही कहे जाएंगे सभी लोग। अभी उपासक कौन फर्स्ट क्लास का है, कौन थर्ड क्लास का है, ये भी तो तय करना जरूरी है। तो आपके पूर्व जन्म के जो भी प्रारब्ध रहे हैं उसके अनुसार अगर आपके चार्ट का शुक्र बली है, ये तय हो गया है कि आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा मिलेगा जीवन में। आप तुलना कर सकते हैं। देखिए, सूर्य बली होने पर अथॉरिटी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन हमें जब अपने आप के साथ ज़्यादा एंजॉय करना हो तब हम सूर्य से ज़्यादा शुक्र को टटोलते हैं। पता लगा उसका ऑफिस में सभी इज्जत करते हैं, घर में वो अपने आप को अकेला पाता है, क्योंकि शुक्र कुंडली का बहुत खराब है। अभी पता लगा शुक्र तो माने सूर्य तो एवरेज है, लेकिन शुक्र बहुत बली है। तो कहता है सर एडमिनिस्ट्रेशन से तो उसको ठीक ठाक मिलता है, लेकिन घर में वो राजा की तरह रहता है। तो दोनों में आप फर्क समझ रहे हैं। राजा का किसी दरबार में बैठने पर बड़ा शौर्य से कोई बात कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो अपने
व्यक्तिगत जीवन में बहुत सुखी हो। तो अगर इनके प्रोफाइल की बात करें बाय डिफॉल्ट, कौन हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा सुखी कर पा रहा है? शुक्र। हालांकि मन का स्वामी बार बार चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन फिर वही घूम फिर कर वही बात आ जाती है कि आपके पास लग्जरी नहीं है, आपके पास हो सकता है पत्नी का सुख भी नहीं, लेकिन आपने मन से मान रखा है कि मैं धनी हूं और मुझे कोई मैथुन सुख की विशेष लालसा नहीं है। मतलब आपका चंद्रमा बहुत बली है, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि जीवन में रिक्तता है, चंद्रमा के कारण आपने उसको अच्छा मान लिया है सिर्फ। तो दोनों में अगर तुलना करनी हो तो अभी भी हम कहां जा रहे हैं? रियलिटी माने उसके एग्जिस्टेंस को कौन प्रूव कर रहा है? शुक्र। किसी वस्तु का होना और उसके होने से सुख लेना, इसको शुक्र मानता है। किसी के वस्तु का ना होने से भी जीवन में सुख आ जाना, इसको चंद्रमा मानता है। तो अब आप तय करें कि कौन फर्स्ट क्लास, कौन सेकंड क्लास। सभी को अपने अपने हिसाब से पावर मिली हुई है, यह बात आपको तय करनी पड़ेगी। कई दफा हम कहते थे कि भाई नहीं सर, डिपेंडेंट हो गया जीवन, क्योंकि हम किसी गैजेट्स पर निर्भर करते हैं, तो डिपेंडेंट तो हो ही गया है। कलिकाल में हम मन की वेग से नहीं चल सकते हैं। कभी सतयुग में चला करते थे, उस समय चंद्रमा की महानता थी। आज तो हमें बुलेट ट्रेन में या जो भी इस प्रकार के नए नए लग्जरियस वाहन है, इनमें बैठना पड़ेगा। इनमें कहीं ना कहीं शनि का भी और जबरदस्त कंफर्ट है तो शुक्र का भी। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो एक सुर से यह बात एकदम क्लियर हो गई है कि शुक्र निश्चित तौर पर कुंडली में बली होने पर महादशा का और गोचर का जबरदस्त परिणाम देता है। अब लोग अपनी कुंडली टटोलने लग गए होंगे, फिर अपने हिसाब से चीजों को मॉडुलेट करने का प्रयास भी करते हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति को हालांकि 1 2 3 4 5 गोचर में 5 भाव मिले हैं, लेकिन इसको 3 दृष्टियां मिली हैं जो शुक्र को नहीं मिली हैं। शुक्र को 1 ही दृष्टि मिली है। तो यह अपने शुभ प्रभाव में दृष्टि से भी, गोचर में भी इसकी दृष्टियों को देखना, याद रखना है भाई। जैसे बृहस्पति द्वितीय, अब बृहस्पति मान लीजिए चंद्रमा के साथ ही बैठ गया है गोचर में, तो गोचर में तो प्रथम भाव तो है नहीं, तो प्रथम भाव के हिसाब से शुभ नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो यहां से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि लगा रहा है तो 5वें भाव में वो शुभ परिणाम देगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से 9वें भाव में शुभ परिणाम देगा, 7वें भाव में शुभ परिणाम देगा, और दृष्टि का सपोर्ट शुक्र के पास नहीं है। क्लियर? तो यह तुलनात्मक दृष्टि है। बृहस्पति घर के कलह और कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो धूर्त है, उस धूर्त व्यक्ति से आपको बचाएगा अगर बृहस्पति कुंडली का बली है। घर में कलेश रहता है, झगड़े रहते हैं, मोरल वैल्यू डाउन है, फरेब है, मतलब बृहस्पति कमजोर है। तो ये ध्यान रखिए, उन गैजेट्स का, उन आविष्कारों का, उन कंफर्ट्स का क्या फायदा अगर झूठ में ही जिए जा रहे हैं। इसलिए बृहस्पति को भी डिनाय नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी अपनी बुद्धि से सभी लोग किसी को बेस्ट और किसी को वर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन जहां सुविधाओं की बात आ जाती है वहां एक सुर से सभी लोग, सभी ज्योतिषविद शुक्र को महान शुभ ग्रह मानते हैं। और अगर ये कहीं ना कहीं जिद्दी भी माने जाते हैं शुक्र, क्योंकि आपको पता है शुक्राचार्य का वो रूप जिन्होंने जो संजीवनी विद्या को पा लिया था, उसके लिए बहुत तपस्या की थी। तो शुक्र बली होने पर
विशेषकर जिसका शुक्र अगर एक्सेल्ड कर जाता है मीन राशि का, फिर ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी भी हो जाता है। जिद्दी मतलब इन सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए बहुत जिद्दी हो जाएगा और उसको प्राप्त करके ही रहेगा। हालांकि पत्नी के सुख की प्राप्ति के लिए, या कह सकते हैं पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए, शुक्र के जो नेचुरल उसके जो जहां वो आनंद में रहता है, अपने घर में खुशी महसूस करता है, 2 नंबर और 7 नंबर का मजबूत होना जरूरी है, यानी टॉरस एंड लिब्रा का मजबूत होना जरूरी है। कुछ ग्रह एक्सेल्ड होकर कमाल कर देते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि शुक्र अगर स्वग्रही हो तो पत्नी के लिए विशेष शुभ फलदायी माना जाता है, और अगर एक्सेल्ड कर जाता है तो गैजेट्स, जीवन में कंफर्ट तो बहुत आता है, लेकिन कई बार एक्सट्रीम सुख को पाने के लिए अगर 2 और 7 नंबर प्रभावित हो, यानी ये राशियां प्रभावित हो, आदमी अपने पार्टनर को डिनाई कर देता है, यानी उससे सुख चाहने की बजाय वो एक्सट्रीम सुख की चाहत में दूसरों से, या कह सकते हैं व्याभिचारी भी हो जाता है। इसलिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा 2 और 7 का शुक्र बजाय कि एक्सेल्ड शुक्र के। जब तक 2 और 7 इन राशियों को माने कहीं ना कहीं निर्दोष हो, या बृहस्पति जैसे मोरल वैल्यू देने वाले प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो। क्लियर हो गया? अब इसमें एक चीज का और विचार करना है। अग्नि तत्व क्रूर ग्रह लाइक सूर्य, मंगल, ये गोचर में शुरुआत के पहले 10 डिग्री में ही एक पूरे आक्रामक हो जाते हैं। जो भी फल देना है इनको शुरुआत में ही देने लग जाते हैं। मान लीजिए अब जैसे सूर्य है, जन्मकालीन चंद्रमा से 1, 2, 3 तीसरे में है, और हमने देखा सूर्य की डिग्री है 11 डिग्री, मतलब आज जिस दिन आपने देखा तो आपने कहा भी जो उसका जो मेन इंपैक्ट था वो अभी धीरे धीरे मिनिमाइज होना शुरू हो जाए, माने कमता की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही वो शुभ या अशुभ परिणाम देता है कोई भी अग्नि तत्व क्रूर ग्रह। इसी प्रकार से गुरु और शुक्र मिड में आकर, क्योंकि टोटल अलॉटमेंट कितना होता है एक प्लैनेट का किसी राशि में 30 डिग्री का, तो जब शुक्र की आपने दशा में भी देखा होगा या गुरु की दशा में भी देखा होगा, शुरुआत में जब गुरु और शुक्र की दशा लगती है, महादशा लगती है, हमें एकदम से उसका सडन पॉजिटिव इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट फील नहीं होता है। जैसे उसका मिड वाला पार्ट आता है तब हम उसके लग्जरी को या उसके जो विजडम को, गुरु के विजडम को फील करते हैं 10 से 20 डिग्री पर। इसी प्रकार से गोचर में भी ध्यान देना आपको। चंद्रमा और शनि 20 से 30 यानी ये अंतिम 10 डिग्री पर पूरा जो बल इनका लागू हो जाएगा, पूरा आपको फल देने का काम करेंगे, डिलीवर करने का काम करेंगे। बुध, राहु, केतु पूरे 30 डिग्री तक फल देते रहते हैं, यानी अगर गोचर में राहु शुभ आ गया है तो 30 डिग्री तक यह शुभ फल लगातार देता रहेगा, और अगर गोचर में अशुभ आ गया तो पूरे 30 डिग्री तक आपको यह अशुभ परिणाम देता ही रहेगा। तो ये हमने एक, हालांकि गोचर को एक क्लास में समझ पाना करीब करीब असंभव सा है, क्योंकि इसके बारे में हर भाव में क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम होते हैं वो भी जानना जरूरी है। लेकिन हमने एक अगर कह सकते हैं एक मोटे तौर पर समझने का प्रयास किया, और काफी हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके कमेंट अपेक्षित हैं, किस प्रकार आपको समझ में आ रहा है और इसमें क्या चीज़ ऐसी रहेगी जो आप नहीं समझ पाए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।